नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे एग्जाम स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं विवेक पांडे और मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटेट सितंबर के लिए। यदि आपने भाषा 1 या भाषा 2 के रूप में हिंदी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी के डिमांड पे ही ये हिंदी का मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ और प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ। ये सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जो PYQ और कुछ नए तरीके से बनाए गए प्रश्न हैं। ये प्रैक्टिस सेट 1 है। आप देखिए, अगर आप पसंद करेंगे इसे तो हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लगेगा कि ये सही नहीं है तो फिर हम रोक देंगे, फिर हम लोग जो कर रहे हैं वही करेंगे। साथ में आपका SST का भी वीडियो आने वाला है। आपका भूगोल कंप्लीट हो गया है, हिस्ट्री चल रहा है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। देखिए मेरे भाई, प्रश्न संख्या 1 है। ये प्रैक्टिस सेट दूसरा जो लिखा है वो भूलवश लिखा है। ये प्रैक्टिस सेट 1 ही आपका है, ठीक है ना। ये भूलवश प्रैक्टिस सेट दूसरा लिखा गया है। देखिए मेरे भाई, प्रश्न है कि कक्षा में अध्यापिका बच्चों को लक्ष्य भाषा जैसे कि अंग्रेजी में बातचीत करने और अपने मन के विचार रखने का अवसर देती है। तो यह स्टीफन क्रैसन के अनुसार भाषा अर्जन की यह प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? 4 विकल्प आपके सामने हैं। यांत्रिक अभ्यास, बोधगम्य निवेश, केवल व्याकरण के नियम याद करना और कठिन शब्दों को रटना। बताइए सही विकल्प क्या होगा? मेरे भाई, ये सभी प्रश्न आपके डिमांड पे लाए गए हैं। ये चाहे आप भाषा 1 या भाषा 2 में हिंदी लिए हों, ठीक है ना, पेपर 1 दे रहे हों या पेपर 2 दे रहे हों, भाषा 1 में हिंदी लिए हों या भाषा 2 में हिंदी लिए हों, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये PYQ देख करके और महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख के फिर ये बनाया गया है। तो मेरे खुद के अनुभव हैं, जो भी मुझे समझ है उस पर मैंने ये प्रश्न आपके लिए बनाया है। ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। मेरे भाई, सही विकल्प अगर मालूम है तो कमेंट करके बताइए, और फिर लास्ट में आप उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में कि आपके 30 में कितने प्रश्न सही हुए हैं। 30 प्रश्न में कितने प्रश्न सही हुए हैं आपको बताना है। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बोधगम्य निवेश। ध्यान से समझिए, स्टीफन क्रैसन के अनुसार बच्चे भाषा तब आसानी से सीखते हैं जब उन्हें उनकी वर्तमान समझ से, जो अभी समझ है उनको भाषा का, उससे और थोड़ा सा अधिक चुनौतीपूर्ण जब भाषाई माहौल मिल जाता है तो बच्चे और भाषा को आसान तरीके से सीख जाते हैं। इसे स्टीफन क्रैसन ने बोधगम्य निवेश कहा है। इसे ही बोधगम्य निवेश कहते हैं। इससे बच्चा बिना किसी तनाव के भाषा को प्राकृतिक रूप से समझ लेता है। साथियों, क्रैसन के 5 भाषा के सिद्धांत के मुख्य अंग हैं। क्रैसन ने भाषा सिद्धांत के 5 मुख्य अंग बताए। पहला, अर्जन और अधिगम का अंतर, मॉनिटर नियम, प्राकृतिक क्रम, बोधगम्य निवेश और भावात्मक फिल्टर, ठीक है। देखिए, एक उदाहरण से मैं अगर आपको समझाने का प्रयास करूं तो देखिए मेरे भाई, अच्छा, मैं सभी बातों को लिख के क्यों लाता हूँ? क्योंकि यहाँ पे लिख के आपको पढ़ाने में मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरे पास कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि आपके स्मार्ट बोर्ड, स्मार्ट क्लास, इस तरह का सिस्टम रहता तो मैं आपको लिख के वहीं समझा देता। मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं सभी बातों को लिख के लाता हूँ, PDF तैयार करके लाता हूँ, ताकि यहाँ लिखने में मुझे परेशानी होती है, मैं लिख नहीं पाता हूँ, क्योंकि यहाँ छोटा सा स्क्रीन है, लिखने में दिक्कत है, तो मैं लिख के लाता हूँ। तो आप ये मत समझिएगा कि पहले से ही क्यों लिख के लाया जा रहा है। मेरे भाई, एक उदाहरण ये है कि यदि एक छोटा बच्चा केवल एक शब्द बोल पाता है, जैसे कि पानी पानी पानी, इस तरह का कर रहा है, तो शिक्षिका उससे थोड़ा सा और ऊपर का वाक्य कहती है और बोलकर कहती है कि पानी पियोगे, या क्या आपको पानी पीना है। यहाँ बच्चा बिना तनाव के पूरे वाक्य का अर्थ समझ जाता है। तो पानी से ऊपर के थोड़ा सा कठिन वाक्य को बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। यही बोधगम्य निवेश है, यही आपके क्रैसन का सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन और भाषा अधिगम यानी लर्निंग, इनमें मुख्य अंतर क्या है? यानी अर्जन में और अधिगम में, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है, बताइए। चारों विकल्प पढ़िए और सही विकल्प बताइए क्या ठीक होगा। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर जो होगा ना, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा अर्जन प्राकृतिक और अनौपचारिक होता है
औपचारिक तरीके से हम अर्जन नहीं करते हैं भाषा का। जबकि भाषा का जो अधिगम है ना, वह सचेत प्रयास और नियमों पर आधारित होता है, वह औपचारिक होता है। देखिए मेरे भाई, बहुत आराम से समझिए, भाषा अर्जन एक अनौपचारिक और अचेतन प्रक्रिया है जो घर के माहौल, आस पड़ोस, अपने दोस्तों के साथ रह के, मोहल्ले में, जो बिना किसी नियम के, बिना पढ़े लिखे जो हमें जानकारी होता है, एक माहौल में बिना नियम पढ़े होती है, उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं, जो अनुकरण के माध्यम से हम सीखते हैं। दूसरे को बोलते हुए देख के जो सुन के सीखते हैं, ये भाषा अर्जन है। यह घर परिवार आस पास के माहौल से हम बिना नियम के पढ़ के ये सीखते हैं। ठीक इसके विपरीत जब जो भाषा अधिगम है, वह एक चेतन प्रक्रिया है, जिसमें होता क्या है कि दूसरी भाषा को सीखने के लिए नियम, पुस्तक, शिक्षक सबकी आवश्यकता होती है, माहौल, हर एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। मातृभाषा का हमेशा अर्जन होता है, ध्यान रखिएगा। मातृभाषा जो है उसको हम अर्जन से सीखते हैं, जबकि किसी दूसरी या विदेशी भाषा का हम अधिगम करते हैं। अगर आप जिस भी बेल्ट से हों, जिस भी क्षेत्र से हों, यदि आपके यहाँ मान लीजिए भोजपुरी बोला जाता हो, आपके यहाँ मान लीजिए हिंदी बोला जाता हो, जो भी आपके यहाँ का लोकल भाषा है, तो आप उसे अर्जन से सीखते हैं। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी भाषा, इंग्लिश, हिंदी को जब सीखते हैं तो उसका ग्रामर पढ़ते हैं, उसके नियम पढ़ते हैं। बात समझ में आ रहा है? देखिए, एक बच्चा अपने परिवार में रह के बिना कोई किताब पढ़े अपने आप हिंदी बोलना सीख जाता है। यह क्या है? यह अर्जन है। आप जब घर पे होंगे, छोटे होंगे, तो आपको हिंदी बोलना सिखाया नहीं गया होगा, आपने सीखा। लोगों को बात करते हुए सुना, देखा, फिर उसको क्या किया आपने? अनुकरण किया और उसको सीख लिया। यही अर्जन है। लेकिन अधिगम क्या है मेरे भाई? वही बच्चा जब स्कूल जाकर नियमों, किताबों और शिक्षक की मदद से दूसरी भाषा सीखता है, या उसी भाषा को सीखता है व्याकरण संबद्ध होकर के, तो उसे ही हम अधिगम, भाषा अधिगम कहते हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ आ रही होंगी मेरे भाई। यदि आपको ये मेरे सारी बात समझ आ रही हैं और आपको लग रहा है कि ये क्लास महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो आप इसे अपने बाकी के दोस्तों तक भी, बाकी के ग्रुप में भी शेयर करिए। इससे मोटिवेशन बनता है, ठीक है ना? जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, तो एक मोटिवेशन बनता है, फिर आपको पढ़ाने का मन करता है। अभी क्या मान लीजिए कि स्कूल जाओ, फिर वहाँ से पढ़ा के आओ, फिर आपको पढ़ाओ, आपके पढ़ाने के लिए आपके 1 घंटे के क्लास के पीछे 3 घंटे का मेहनत होता है। ये आप समझिए, आपके 1 घंटे क्लास लेने के लिए 3 घंटे मेहनत करना पड़ता है। 3 घंटे क्या करना पड़ता है? कंटेंट ढूंढना पड़ता है कि कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है, पिछली बार किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और इस बार कैसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। फिर उनको फिल्टर करके, फिर उसका पीडीएफ तैयार करके, फिर उस पर फैक्ट ढूंढ करके, फिर उसका उदाहरण बना करके, फिर पीडीएफ तैयार करते हैं, फिर हम आपके सामने आके रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद यदि आप अपना प्यार नहीं दीजिएगा, शेयर नहीं करिएगा, लाइक नहीं करिएगा, कमेंट नहीं करिएगा, मन से पढ़िएगा नहीं, कुल मिला के मन से पढ़िएगा नहीं, तो फिर मोटिवेशन खत्म हो जाता है। फिर लगता है कि हम अपने कॉलेज में ही ठीक है, जहाँ हम पढ़ाते हैं वही ठीक है। लेकिन मुझे लगता है मेरे भाई कि मैंने जैसे फ्री में यूट्यूब से, यहाँ से, वहाँ से पढ़ लिया, ठीक है ना? अभी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं जो कई रुपया खर्च करवाते हैं और फिर इसी तरह का कंटेंट देते हैं आपको, ठीक है ना? मुझे लगता है कि मैं शायद बेस्ट आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको भी लगता है कि ये बेस्ट है, बढ़िया है, सुंदर है और आपके काम का है, सबसे बेस्ट क्वालिटी में दे रहा हूं, बेस्ट है, अगर आपके लिए लगता है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आइए हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि नॉन चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा विकास का मुख्य आधार क्या है? बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी बच्चों में जन्मजात भाषा अर्जन यंत्र होता है। नॉन चॉम्स्की ऐसा मानते हैं कि बच्चों में जो भाषा विकास का मुख्य आधार है वो जन्मजात है। मेरे भाई आइए हम इसको बहुत और बारीकी से समझते हैं। नॉन चॉम्स्की ये कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में भाषा सीखने की एक जन्मजात यानी जैविक क्षमता होती है। इसे उन्होंने भाषा अर्जन यंत्र नाम दिया है। साथियों, इसी क्षमता के कारण बच्चा किसी भी भाषा को स्वतः समझने लगता है।
देखिए, चॉम्स्की के अनुसार दुनिया की सभी भाषाओं में एक समान व्याकरण ढांचा होता है जिसे सार्वभौमिक व्याकरण कहते हैं। साथियों, उदाहरण के लिए एक 3 साल का बच्चा ऐसा भी वाक्य बोल लेता है जो उसने पहले कभी नहीं सुना होता है, जैसे मेरी गाड़ी भाग गई, क्योंकि उसका मस्तिष्क जन्मजात क्षमता से नियम बना रहा होता है। ये ऐसा नॉन चॉम्स्की कहते हैं। ठीक है ना। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि एक अध्यापिका छोटे बच्चे को सेब शब्द सिखाते समय वास्तविक सेब दिखाकर पढ़ाती है, यह भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखिए मेरे भाई, यह भाषा शिक्षण के अनुबंध या सहचार्य सिद्धांत को दर्शाता है। विकल्प बी सही है। देखिए, ध्यान रखिएगा, शुरुआती अवस्था में बच्चे किसी अमूर्त शब्द को तब तक जल्दी सीखते हैं जब उस शब्द को किसी वास्तविक यानी मूर्त वस्तु के साथ जोड़ दिया जाता है। जब, ध्यान रखिए, शब्द और वस्तु के बीच बने इस संबंध को हम साहचर्य का सिद्धांत कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, मैं फिर से आपको बता दूं, शुरुआती अवस्था में बच्चे किसी अमूर्त शब्द को तब जल्दी सीखते हैं जब उस शब्द को किसी वास्तविक यानी मूर्त वस्तु के साथ जोड़ दिया जाए। शब्द और वस्तु के बीच बने इसी संबंध को साहचर्य का सिद्धांत कहते हैं। जैसे क से कबूतर, ठीक है ना, आपने पढ़ा है ना, क से कबूतर पढ़ा है ना। तो क भी आपको, आप यहाँ पे वर्ण भी देख रहे हैं और उसका सिंबल भी देख रहे हैं। यह क्या है? साहचर्य का सिद्धांत है। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि यह सिद्धांत किसने दिया था। ध्यान रखिए मेरे भाई, मैं बता ही देता हूँ, जीन पियाजे, नाम याद रखिएगा। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि एक अध्यापिका छोटे बच्चे को सेव शब्द सिखाते समय वास्तविक सेव दिखाकर पढ़ाती है, तो यह भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत को दर्शाता है? या यह भाषा शिक्षण के सिद्धांत, यह भाषा शिक्षण का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो ध्यान रखिए, जीन पियाजे मेरे भाई। यह सिद्धांत मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करता है। मूर्त से अमूर्त की ओर आपने पढ़ा होगा जीन पियाजे के अधिगम का सिद्धांत, ठीक है ना। इसी पे थॉर्नडाइक ने भी, थॉर्नडाइक का भी अधिगम का सिद्धांत है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जीन पियाजे, थॉर्नडाइक सभी यही कहते हैं। देखिए, जैसे छोटे बच्चे को क सिखाने के लिए कमल का चित्र दिखाना या बिल्ली शब्द सिखाते समय बिल्ली का खिलौना दिखाना, ये क्या है? सहचार्य का सिद्धांत है ये। आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि शिक्षक पहले छात्रों को कई उदाहरण देता है, जैसे राम, दिल्ली, कुर्सी, और उसके बाद संज्ञा की परिभाषा बताता है। यह कौन सी विधि है? मेरे भाई, यह आगमन विधि है। ध्यान रखिएगा, यह कौन सी विधि है? आगमन विधि है। आगमन विधि में शिक्षक उदाहरण से नियम की ओर चलता है। पहले उदाहरण, फिर नियम। इसमें छात्र स्वयं उदाहरण को समझकर नियम तक पहुंचता है, जिससे सीखा गया ज्ञान अस्थायी हो जाता है। ध्यान रखिएगा। इसके विपरीत निगमन विधि में पहले नियम यानी परिभाषा रटाई जाती है, बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे देखिए, शिक्षक मान लीजिए बोर्ड पे लिखते हैं कि मोहन दौड़ता है, सीता गाती है, हम सब खेलते हैं, और बच्चों से फिर पूछता है कि इसमें काम वाले शब्द कौन कौन से हैं, इसमें बताइए कौन कौन सा काम है, ठीक है। और फिर उसको नियम बताता है कि ऐसे शब्द को हम क्रिया कहते हैं। काम मतलब क्रिया, ठीक है ना। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण की भाषा संसर्ग विधि की क्या विशेषता है? बताइए, भाषा संसर्ग विधि की क्या विशेषता है? 4 विकल्प हैं। सही उत्तर होगा मेरे भाई, अच्छा मेरे बताने से पहले आप पेपर पेन पे लिख लीजिए या कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है ना। मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे करना है ये सब, ठीक है। देखिए, विकल्प बी सही है। भाषा और साहित्य पढ़ते समय संदर्भ के साथ व्यवहारिक व्याकरण सिखाना भाषा संसर्ग विधि होता है। बात समझ में आ रहा है? भाषा और साहित्य पढ़ते समय संदर्भ के साथ व्यवहारिक व्याकरण सिखाना भाषा संसर्ग विधि है। ध्यान रखिए मेरे भाई, इस विधि में व्याकरण को अलग विषय के रूप में पढ़ाने के बजाय पाठ, कहानी या कविता पढ़ाते समय आए शब्दों के माध्यम से ही स्वाभाविक रूप से सिखाया जाता है। इसमें यह प्राथमिक स्तर पर संदर्भ आधारित व्याकरण शिक्षण ही सबसे प्रभावी माना जाता है। यह प्राथमिक स्तर पर सबसे बेहतरीन शिक्षण है
ठीक है ना। कहानी पढ़ा, ध्यान से समझिए एक उदाहरण के साथ कि कहानी पढ़ाते समय जब वाक्य आता है कि शेर जंगल का राजा था, तो तो शिक्षक उसी समय बता देता है कि शेर और जंगल नाम वाले शब्द हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा। यानी किसी भी पाठ को पढ़ाते समय उसके व्याकरणिक टिप्पणी को बता देना ही क्या कहलाता है, तो ये आपका भाषा संसर्ग विधि कहलाता है। ध्यान रखिए, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि भाषा अर्जन एक स्वाभाविक एवं अवचेतन प्रक्रिया है। कारण कह रहा है कि भाषा अर्जन के लिए व्याकरण के नियमों का औपचारिक अध्ययन आवश्यक होता है। अब आपको बताना है, 4 विकल्प हैं, कौन सा सही होगा, ए बी सी डी, बताइए कौन सा ठीक होगा। देखिए मेरे भाई, विकल्प सी बिल्कुल सही है, यानी ए सही है, लेकिन आर क्या है, गलत है। क्यों गलत है मेरे भाई, तो हमने अभी जाना कि भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से परिवार में होता है, परंतु भाषा अर्जन में व्याकरण नियमों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा, नियमों की आवश्यकता भाषा अधिगम में होती है, अर्जन में नहीं होती है। जैसे एक छोटा बच्चा घर पर बिना व्याकरण की किताब पढ़े ही सही भाषा बोलना सीख जाता है, अनुकरण से अर्जन करके। ठीक है ना, आगे बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि कक्षा 6 का एक विद्यार्थी हिंदी पढ़ते समय कठिन शब्दों का अर्थ स्वयं अनुमान लगाकर बताने का प्रयास करता है तथा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर नए शब्दों का अर्थ समझता है। शिक्षक को इस व्यवहार की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर करनी चाहिए? 4 विकल्प है, व्यवहारवाद, रचनावाद, दंड एवं पुरस्कार सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। तो मेरे भाई सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी यह रचनावाद का सिद्धांत है। ध्यान रखिए, रचनावाद के अनुसार विद्यार्थी अपने पूर्व ज्ञान और अनुभवों के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, वे केवल ज्ञान को रटते नहीं हैं। रचनावादी कक्षा में शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक या सहायता देने वाला होता है, ये ध्यान रखिएगा। साथियों, जब बच्चा जलज शब्द पढ़ता है तो वह अपने पूर्व ज्ञान यानी जल, पानी, ज से जन्म लेना का उपयोग करके अनुमान लगाता है। जैसे जलज, ठीक है ना, जल, पानी, ज से जन्म लेना, इस तरह से कुछ अनुमान लगा लेता है ना। इसका अर्थ कमल यानी पानी में जन्म लेने वाला वो समझ जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, रचनावादी। ठीक है ना, आगे बढ़िए। प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि बहुभाषिकता बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है। कक्षा में केवल एक भाषा का प्रयोग ही प्रभावी शिक्षण की शर्त है। तीसरा है कि बच्चों की मातृभाषा को सीखने के संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब कौन से कथन सही हैं ये बताइए। पहला, दूसरा, ए बी सी डी, 4 विकल्प है, आपको बताना है कौन से विकल्प ठीक होंगे भाषा शिक्षण के संबंध में। मेरे भाई ध्यान से समझिए, इसका विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी पहला और तीसरा कथन सही है, बाकी दूसरा कथन असत्य है। ठीक है ना, आइए समझते हैं कैसे असत्य है। देखिए, बहुभाषिकता बच्चों के दिमाग का विकास करती है और मातृभाषा एक संसाधन है। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि केवल एक भाषा पर जोर देना बच्चे को तो सीमित कर देना होता है ना। अगर बहुभाषी कक्षा है, आपके क्लास में कोई तमिल बोल रहा है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई अंग्रेजी बोल रहा है, तो वो बहुभाषिकता कक्षा हो गई। और बहुभाषिकता हमेशा बच्चों के दिमाग को विकसित करती है। कन्नड़ वाला तमिल सीख रहा है, तमिल वाला तेलुगु सीख रहा है, हिंदी वाला इंग्लिश सीख रहा है, इंग्लिश वाला हिंदी सीख रहा है, मलयालम सीख रहा है, ये बहुभाषिकता है। कक्षा में एक बच्चा पानी कहता है, कक्षा में एक बच्चा क्या कहता है, पानी कहता है, वहीं दूसरा बच्चा जल कहता है, वहीं तीसरा बच्चा अम्बू बोलता है। शिक्षक सभी को स्वीकार करता है, जिससे पूरी कक्षा एक नए शब्द को सीख जाती है। पानी वाला जल सीख गया, जल वाला पानी सीख गया, जल वाला अम्बू सीख गया, अम्बू वाला पानी सीख गया। बात समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़िए। प्रश्न है कि एक हिंदी शिक्षक कहानी पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों से कहता है कि वे कहानी का अंत अपनी कल्पना के अनुसार लिखें। एक शिक्षक जब
हिंदी पढ़ाते हैं तो उसमें कहानी पढ़ा रहे होते हैं, और कहानी जब समाप्त करते हैं तो वे कहते हैं कि कहानी का जो अंत है ना, वो अपनी कल्पना के अनुसार आप लिखिए। तो अब आपको ये बताना है कि शिक्षक का यह प्रयास मुख्यतः किस उद्देश्य की पूर्ति करता है। रटकर सीखने को बढ़ावा देना, सृजनात्मक भाषा प्रयोग को विकसित करना, या केवल व्याकरण का अभ्यास करना, या केवल लेखन की गति बढ़ाना। मेरे भाई, एक बात तो आप ये जान लीजिए कि टीचिंग पेडागोगी हमेशा ये कहता है कि जहाँ केवल शब्द आए ना, केवल शब्द, ये सभी नकारात्मक शब्द हैं, इनको काट देना चाहिए। रटना, केवल, मैं एक बार इससे संबंधित वीडियो बनाऊंगा आपके लिए डिटेल में जब एग्जाम पास होगा तो। मेरे भाई, इसका सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रटना गलत हो जाएगा, केवल गलत हो जाएगा, केवल लेखन ये भी गलत हो जाएगा, विकल्प बी सही है। ध्यान रखिए कि कहानी का अंत बदलने को कहना बच्चों में सृजनात्मकता यानी नए सोच की क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है ना। ऐसे प्रश्न मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। ध्यान रखिए, जब भी बच्चों के दिमाग के ऊपर रचनात्मकता, सृजनात्मकता वाले सोच को छोड़ दी जाए तो ऐसे प्रश्न मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। ये सवाल पूछा जाता है जो बच्चों को अलग अलग दिशाओं में सोचने का अवसर देते हैं, और किसी का उत्तर एक नहीं होता है, सभी क्लास के बच्चों का उत्तर अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण, कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाने के बाद शिक्षक का पूछना, अगर खरगोश रास्ते में न सोता तो कहानी का अंत क्या होता। अब हर बच्चे अलग अलग सोचेंगे। यही क्या है? सृजनात्मकता है। यह मुक्त अंत वाले प्रश्न हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि रचनात्मकता मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में सुधार करना है। दूसरा कथन है कि योगात्मक मूल्यांकन मुख्यतः सत्र के अंत में किया जाता है। तीसरा है कि पोर्टफोलियो केवल परीक्षा के अंकों का संग्रह होता है। अब आपको बताना है कौन सा विकल्प ठीक है। 4 विकल्प आपके सामने हैं, बताइए। अगर विकल्प मालूम है, उत्तर सही मालूम है, मेरे भाई कमेंट भी किया करो। इससे आपका फायदा है, नुकसान नहीं है। आप इससे जागरूक होते हैं, नींद नहीं आता है, लिखते हैं तो चीज़ें दिमाग में छप जाती हैं हमेशा के लिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी केवल पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन असत्य है। ध्यान रखिएगा। देखिए, तीसरा असत्य क्यों है? क्योंकि पोर्टफोलियो में केवल परीक्षा के अंक नहीं होते हैं, बल्कि बच्चे के चित्रकारी, कहानियाँ, प्रोजेक्ट और विकास का संपूर्ण लेखा जोखा यानी रिकॉर्ड होता है। रचनात्मकता मूल्यांकन, भाई सीखने के दौरान का सुधार, ये रचनात्मकता मूल्यांकन होता है। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है कि अंत में दिया जाने वाला अंतिम परिणाम योगात्मक मूल्यांकन होता है। ठीक है ना। खाना, जैसे उदाहरण के रूप में हम अगर आपसे कहें कि खाना बनाते समय बीच में स्वाद चखना, ये क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन है। बीच बीच में टेस्ट करते रहना, सीखने के दौरान टेस्ट करके सुधारना, सीखने के दौरान सुधार करना, रचनात्मक मूल्यांकन। जैसे खाना के बनाते समय बीच बीच में नमक और मिर्च का स्वाद चखना, ताकि नमक ज़्यादा नहीं न है या नमक कम नहीं न है, इसको क्या करें? सुधारा जा सके। और मेहमानों को खाना परोसने के बाद, अगर खाना परोसने के बाद उनको अंक देना कि हाँ एक नंबर खाना हुआ था, बेहतरीन खाना हुआ था, कमाल हुआ था, ये क्या है? योगात्मक मूल्यांकन है। किसी भी कार्य की समाप्ति के बाद किया गया मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन है, और किसी कार्य के दरमियान किया गया मूल्यांकन रचनात्मक मूल्यांकन है। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है कि नैदानिक मूल्यांकन या निदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचान करना है। कारण है कि उपचारात्मक शिक्षण निदानात्मक मूल्यांकन के बाद किया जाता है। अब आपको बताना है कौन से विकल्प सही हैं। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए तथा आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ध्यान रखिए, पहले निदान करके यह पता लगाया जाता है कि बच्चा कहाँ अटक रहा है, फिर उसी के अनुसार उसका उपचार किया जाता है। यह प्रक्रिया डॉक्टर और मरीज की तरह है। पहले बीमारी की पहचान
ये निदान है, निदानात्मक मूल्यांकन, और फिर दवा देना यह उपचारात्मक मूल्यांकन है। ठीक है ना। देखिए एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ कि शिक्षक पहले टेस्ट लेकर पता लगाता है कि बच्चा मात्राओं में गलती कर रहा है, ये निदान है। फिर उसे मात्राओं का अलग से अभ्यास कराता है, यह उपचार है। इसी निदान को कहते हैं निदानात्मक मूल्यांकन और उपचार को कहते हैं उपचारात्मक मूल्यांकन। ठीक है ना। यही हमें लिखने में दिक्कत होता है तो हम सारा लिख के लाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, देखिएगा कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को समूहों में चर्चा करने और एक दूसरे के विचार सुनने और मिलकर उत्तर तैयार करने का अवसर देता है, तो यह किस सिद्धांत के सबसे अधिक अनुरूप है? यानी यह किस सिद्धांत का अनुकरण करता है? व्यवहारवाद, सामाजिक रचनावाद, अनुकरण सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत, बताइए। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, यानी सामाजिक रचनावाद। क्या होगा? सामाजिक रचनावाद। ध्यान रखिए, सामाजिक रचनावाद के अनुसार बच्चे अपने साथियों के साथ बातचीत, सहभागिता और सामाजिक आदान प्रदान के माध्यम से सबसे बेहतर सीखते हैं। साथियों, यह वाइगोत्स्की के अनुसार समाज, संस्कृति और भाषा सीखने के 3 मुख्य आधार हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार समाज, संस्कृति और भाषा सीखने के 3 क्या हैं? मुख्य आधार हैं। ठीक है ना। साथियों के साथ बातचीत, सहभागिता और सामाजिक आदान प्रदान, यह वाइगोत्स्की के अनुसार समाज और संस्कृति के अनुसार 3 आधार हैं। जैसे उदाहरण के रूप में 4 बच्चों का समूह मिलकर किसी विषय पर चर्चा करता है, जहां कमजोर बच्चा भी अपने सहपाठी से आसानी से सीख लेता है, पूछ लेता है। जैसे आप ही हैं, आप मान लीजिए कि किसी विषय में कमजोर हैं, नहीं मालूम है आपको, तो जितने आप टीचर से कंफर्टेबल नहीं है ना, उससे अधिक आप अपने छात्रों, अपने सहपाठियों से कंफर्टेबल हैं। आप अपने दोस्त यार से पूछ लेंगे, यार बता ना यार, कैसे होगा यार, भाई बता ना यार, भैया बता, तो वो समझाएगा। अच्छा, वो और एक्साइटेड होकर समझाएगा, क्या मैं हीरो हूँ, ये पूछ रहा है, मुझे आता है, वो और बेहतरीन तरीके से आपको समझाएगा। मान लो आपको समझते समझते बीच में कहीं दिक्कत हो रहा है, बे यार फिर से बताओ ना, समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ। हम लोग भी ऐसे करते थे। जैसे हम लोग भी पढ़ते थे, कोई अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया, यार ऐसे बताओ ना कैसे होगा, अब लगता था कि मतलब आज का मैं ही प्रोफेसर हूँ यहाँ का, और मैं उसको सोचता था कि आज जितना ज्ञान है सारा जो अंदर ठूस के भरा हुआ है सब निकाल दूँ। और हम लोग भी जब कभी अटकते थे, मैं भी जब किसी अपने मित्र से पूछता था, यार ये कैसे होगा, बताओ ना ज़रा, थोड़ा हमको समझाओ, समझ में नहीं आया, तो हमको ऐसे समझाता था कि 1 मिनट में समझ में आ जाता था, क्योंकि मैं कंफर्टेबल था, उससे बार बार पूछ लेता था, ये अरे ये नहीं, ऐसे कैसे, ये कैसे, वो कैसे। बात समझ में आ रहा है ना। क्या आप भी कभी ऐसा किए हैं तो ज़रा कमेंट करके बताइए कि हाँ आप लोग ने भी ऐसा ही किया है कभी। चलिए आगे बढ़े। पढ़ाई मस्ती है, मज़ा लेके पढ़ते रहिए। मस्ती मस्ती में तो मैं मास्टर बन गया यार, आप लोग भी बन जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। टेंशन लीजिएगा तो नहीं बन पाइएगा। ज़िंदगी एक मज़ा है, जो इस मज़ा को समझ लिया तो मज़ा है, नहीं तो फिर सज़ा है। ठीक है ना। तो मस्ती में पढ़ते रहिए, मस्ती में मस्त रहिए, टेंशन नहीं लेना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले 6-7 वर्ष से मैं सरकारी सेवा में कार्यरत हूं। जूनियर टीजीटी सिलेक्शन हुआ, मस्ती मस्ती में, कभी सीरियस नहीं हुए हम, मस्ती मस्ती में। हाँ, लेकिन सीरियस एक बात का ये ज़रूर था कि पढ़ना है, ये था। मस्ती में यूपी टेट पेपर 1 2 क्वालिफाई, मस्ती में सी टेट पेपर 1 2 क्वालिफाई, एस टेट पेपर 1 2 क्वालिफाई, जूनियर टीजीटी पिछले 6-7 वर्ष से कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, जब भी सीरियस होके आप पढ़िएगा ना, बहुत सीरियस होके, दिमाग काम करना बंद कर देगा। मस्त होके पढ़िए, एंजॉय करके पढ़िए। ठीक है ना। प्रश्न ये है, देखिए यहाँ पे, अब ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, नहीं तो ज़्यादा ही एंजॉय हो जाएगा। ठीक है ना। प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अब इधर ABC लिखा है, इधर 1 2 3 लिखा है। अब आपको मिलान करना है। A के सामने 1 है, 2 के सामने, B के सामने 2 है, C के सामने 3 है। अब मिलान करके बताइए कि
पोर्टफोलियो किससे मिलेगा? निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। अब हम आते हैं विकल्प पे। ये 4 विकल्प है, अब आप बताइए सही विकल्प क्या होगा। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए का संबंध 2 से, यानी पोर्टफोलियो क्या है? विद्यार्थी की प्रगति का अभिलेख है, लेखा जोखा है। बी क्या है? निदानात्मक मूल्यांकन या नैदानिक मूल्यांकन क्या है? तो वह कठिनाइयों की पहचानना। और उपचारात्मक क्या है? तो कठिनाइयों का समाधान करना। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, पोर्टफोलियो विद्यार्थी की प्रगति का अभिलेख, लेखा जोखा। नैदानिक मूल्यांकन कठिनाइयों को पहचान लेना, फिर उसका उपचार कर देना, ठीक है ना। पोर्टफोलियो और नैदानिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के ये दोनों अभिन्न अंग हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल है जिसमें बच्चे की साल भर की बेहतरीन चित्रकारी, कविताएं, टेस्ट पेपर संभाल कर रखे जाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए। प्रश्न है कि भाषा शिक्षण में पोर्टफोलियो का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल परीक्षा परिणाम सुरक्षित रखना, केवल गृह कार्य जांचना, केवल उपस्थिति दर्ज करना? नहीं मेरे भाई, विद्यार्थी की सतत प्रगति का अभिलेख रखना। विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा। देखिए, पोर्टफोलियो में शिक्षक, अभिभावक और स्वयं छात्र का मूल्यांकन शामिल हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। पोर्टफोलियो का मुख्य कार्य ये होता है ना, ये देखना कि बच्चा समय के साथ साथ किस तरह धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि एक शिक्षक प्रत्येक पाठ के बाद विद्यार्थियों से मौखिक प्रश्न पूछता है और उनकी त्रुटियों के आधार पर अगले दिन की योजना बनाता है। यह किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो मेरे भाई, यह रचनात्मक मूल्यांकन है। विकल्प बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि पढ़ाने के दौरान ही बच्चों की कमियों को समझना और अपने शिक्षण विधि में सुधार करना, टीचिंग मेथड में सुधार करना रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है। यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCE का एक मुख्य घटक है। मेरे भाई, उदाहरण से समझिए कि पाठ पढ़ाने के तुरंत बाद शिक्षिका पूछती है कि किस किस को समझ आया, और बच्चों के उत्तर देखकर तय करती है कि कल इसे दोबारा पढ़ाना है या आगे बढ़ना है। जैसे हम लोग भी, जैसे कल की ही बात है, मैं पढ़ा रहा था इंटर वालों को, तो उसमें मुझे लगा कि मैं एक बच्चे से ऐसे ही सवाल कर दिया कि बताओ इसका मतलब क्या होगा, तो अटकने लगा। तो मुझे लगा कि शायद मैं बेस्ट नहीं पढ़ाया हूँ आज, अच्छे तरीके से, अच्छे उदाहरण से मैं नहीं समझा पाया हूँ। तो मैं बच्चों को कहा कि ठीक है, इसको रिवीजन करिए, वापस से हम लोग फिर कल इसको पढ़ेंगे। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, कल फिर दोबारा से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आज जाके हम सोचे हैं कि कैसे कैसे पढ़ाना है, क्या क्या उदाहरण देना है, क्या एग्जाम्पल देना है, तो आज फिर से मैं उसको पढ़ाऊँगा। तो यही है रचनात्मक मूल्यांकन। इसमें शिक्षक भी अपने शिक्षण विधि में सुधार करता है, ठीक है ना। यह सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक मुख्य घटक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि एक शिक्षक कक्षा में कहानी पढ़ाने से पहले बच्चों से कहानी के शीर्षक के आधार पर अनुमान लगाने के लिए कहता है कि कहानी किस विषय पर हो सकती है। तो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। देखिए मेरे भाई, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना, ठीक है ना। ध्यान रखिए, कहानी शुरू करने से पहले अनुमान लगवाने से बच्चों की सोच और पुराना ज्ञान जागृत हो जाता है, जिससे वे नए पाठ से जुड़ पाते हैं। मेरे भाई, पूर्व ज्ञान का सक्रियकरण पठन बोध को अत्यंत सुगम बनाता है। पाठ का नाम जैसे है, मान लो प्यासा कौवा, ठीक, तो पाठ का नाम प्यासा कौवा देखकर शिक्षक पूछना कि आपको क्या लगता है, कौवे को प्यास लगी होगी तो उसने क्या किया होगा। पाठ का नाम है, शिक्षक कहता है कि देखिए मेरे भाई, पाठ का नाम है प्यासा कौवा। अब आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौवे को प्यास लगी होगी तो उसने क्या किया होगा। अब सभी बच्चे एक्साइटेड कि अरे सही में क्या किया होगा। कुछ सही बता रहे हैं, कुछ गलत बता रहे हैं, कुछ अनुमान लगा रहे हैं। अब उनका उस चैप्टर के प्रति क्या हो रहा है,
उस चैप्टर के प्रति वो सक्रिय हो जा रहे हैं, एक्टिव हो जा रहे हैं, यार क्या जानना है, क्या है इसमें, क्या हो सकता है, कौवा क्या करेगा आखिर, समझ रहे हैं। और फिर अपने वो पूर्व ज्ञान को भी याद करेंगे कि पूर्व में मैंने ऐसा पढ़ा था, ऐसा सुना था, समझ रहे हैं ना। तो यह सक्रियकरण पठन बोध है, यानी उसमें छात्र सक्रिय हो जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन है कि भाषा का मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा के माध्यम से नहीं किया जाना चाहिए। कारण है कि भाषा के चारों कौशलों का समग्र मूल्यांकन आवश्यक है। अब आपको बताना है 4 विकल्प में सही कौन सा है। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है मेरे भाई। ध्यान रखिएगा, 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। केवल उत्तर पुस्तिका में लिखवा कर हम बच्चे के बोलने या सुनने का मूल्यांकन नहीं कर सकते। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा शिक्षण के संदर्भ में सही है। भाषा त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग है, पहला कथन है। दूसरा है कि प्रत्येक त्रुटि पर तुरंत दंड देना चाहिए। और तीसरा है कि त्रुटियों का विश्लेषण शिक्षक को शिक्षण में सुधार का अवसर देता है। तो सही जो उत्तर है ना मेरे भाई, पहला और तीसरा है, विकल्प बी सही है, क्योंकि दंड कभी भी किसी भी कीमत पे बच्चों को देना नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। गलतियां जब हम कब करते हैं, जब सीखते हैं। जो सीखेगा ही नहीं उससे गलती होगा कैसे मेरे भाई। और त्रुटियां इस बात का प्रमाण है कि बच्चा सीख रहा है, इसलिए दंड देना गलत है। ठीक है ना, बल्कि गलतियों का कारण समझना चाहिए। ठीक है ना, त्रुटियों को भाषा सीखने में पदानुक्रमित मील का पत्थर माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न है कि एक विद्यार्थी पढ़ते समय कठिन शब्दों का अर्थ संदर्भ से समझने का प्रयास करता है, यह किस प्रकार का पठन रणनीति का उदाहरण है, बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी यह संदर्भ आधारित अर्थ का निर्माण है। ध्यान रखिएगा, एक समझदार पाठक कठिन शब्द आने पर पूरे वाक्य के परिवेश को देखकर समझ जाता है कि उस शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए। यह पठन की एक उच्च स्तरीय कौशल रणनीति है। जैसे उदाहरण के तौर पर वाक्य है कि भीषण गर्मी के कारण लोग व्याकुल हो रहे थे। यहाँ व्याकुल का अर्थ शब्दकोश देखे बिना भी बच्चा समझ जाता है कि परेशान होना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। ऊपर सूची 1 है, नीचे सूची 2 है, मिलान करना है। पढ़िए, मिलान करिए। देखिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए का संबंध एक से रचनात्मक मूल्यांकन सीखने के दौरान प्रतिपुष्टि है। बी होगा दूसरे से, यानी योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में उपलब्धि है। और पोर्टफोलियो क्या है, तो विद्यार्थी की सतत प्रगति का अभिलेख है। तो इस तरह विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। प्रश्न है कि एक हिंदी शिक्षक कक्षा 7 में कहानी पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे कहानी के किसी एक पात्र के दृष्टिकोण से पूरी कहानी दोबारा लिखें। शिक्षक मुख्यतः किस भाषा कौशल का विकास करना चाहते हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, वह सृजनात्मक लेखन और अनुभूतिपूर्ण चिंतन का विकास करना चाहते हैं। विकल्प बी सही है। ठीक है ना, देखिए किसी दूसरे पात्र के स्थान पर खुद को रख कर सोचना और लिखना बच्चे की सोच को गहरा और रचनात्मक बनाता है। यह गतिविधि कल्पनाशीलता और सहानुभूति दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। ठीक है ना, आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण वाले प्रश्न है। कथन है कि बहुभाषी कक्षा में विद्यार्थियों की मातृभाषा का उपयोग सीखने को समृद्ध बनाता है। कारण है
कि सभी विद्यार्थियों को केवल हिंदी में ही बोलने के लिए बाध्य करना प्रभावी भाषा शिक्षण की शर्त है। अब आपको बताना है सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर इसका मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ये सही है किंतु आर गलत है। ध्यान रखिए कि बच्चे की घर की भाषा जो होती है ना, वो मातृभाषा है और मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए, इसलिए कथन एक सही है। कथन दूसरा जो है ना कि किसी एक भाषा को जबरदस्ती थोपना गलत है, इसीलिए कारण गलत है मेरे भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 भी प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा पर जोर देता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये बताना है कि एनईपी 2020 किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की एनईपी 2020 की, कमेंट करके बताइए सही उत्तर अगर आपको मालूम है तो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि भाषा सीखना सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। दूसरा कि शिक्षक केवल ज्ञान का प्रदाता होता है। और तीसरा कि कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम भाषा विकास को बढ़ावा देता है। अब कौन से विकल्प सही हैं मेरे भाई? पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि दूसरा विकल्प गलत है, यानी पहला और तीसरा हमारा सही है, विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है ना? ध्यान रखिए मेरे भाई, क्योंकि केवल शिक्षक का काम ज्ञान देना नहीं होता है, बल्कि सीखने में सुविधा देने वाले यानी मार्गदर्शक होता है एक शिक्षक। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रणेता लेव वाइगोत्स्की हैं, साथ में ये भी ध्यान रखना है, और उन्हीं के अनुसार उन्हीं पे आधारित प्रश्न था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों से किसी गद्यांश को पढ़ने के बाद उसका शीर्षक स्वयं देने के लिए कहता है, इस गतिविधि से मुख्यतः किस क्षमता का विकास होता है? तो देखिए मेरे भाई, यह मुख्य विचार की पहचान करना होता है, विकल्प बी सही है, ध्यान रखिएगा। यह पठन कौशल में केंद्रीय विचार निकालने की क्षमता को भी विकसित करता है। ठीक है ना? आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न ये है कि एक विद्यार्थी बार बार लेखन में वर्तनी में संबंधित त्रुटियां करता है। एक विद्यार्थी बार बार लिखने में वर्तनी संबंधित त्रुटियां करता है, शिक्षक सबसे पहले क्या करे? विद्यार्थी को दंड दे? ना रे भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कम अंक देकर बैठा दे? ये भी नहीं करना है। त्रुटियों का विश्लेषण करके उपचारात्मक शिक्षण की योजना एकदम 100% सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को लिखने से रोक देना है? ये भी नहीं करना है। विकल्प सी सही है मेरे भाई, ध्यान रखिए। ठीक है ना? उपचारात्मक शिक्षण हमेशा निदानात्मक परीक्षण के तुरंत बाद किया जाता है। ठीक है ना? आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कक्षा 7 की एक शिक्षिका हैं, कहानी पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों को उससे संबंधित चित्र दिखाती हैं और उनसे संभावित घटनाओं का अनुमान लगाने के लिए कहती हैं। यह गतिविधि मुख्यतः किस उद्देश्य को पूरा करती है? बताइए। ध्यान रखिए मेरे भाई, यह पूर्व ज्ञान को सक्रिय कर पठन बोध को सशक्त बनाना, विकल्प बी सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। चित्र देखकर अनुमान लगाने से बच्चे का दिमाग पाठ में रुचि लेने लगता है और उसका पुराना ज्ञान जागृत हो जाता है, याद आ जाता है। इसे अनुमान लगाना और पूर्वानुमान तकनीक कहते हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। कथन है कि पोर्टफोलियो विद्यार्थी की सीखने की प्रक्रिया का दस्तावेज होता है। कारण है कि पोर्टफोलियो में केवल वार्षिक परीक्षा के अंक शामिल हो जाते हैं। अब कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। ध्यान रखिए मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये सही है किंतु जो कारण है वो गलत है। ठीक है ना? देखिए, कारण क्यों असत्य है? क्योंकि इसमें केवल परीक्षा के अंक नहीं बल्कि पूरे साल की गतिविधियां होती हैं। पोर्टफोलियो छात्र केंद्रित मूल्यांकन का सर्वोत्तम साधन है मेरे भाई, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों से कहता है कि वे किसी समाचार को अपने शब्दों में दोबारा लिखें। यह गतिविधि मुख्यतः किस क्षमता का विकास करती है? मेरे भाई, ये बताना है कि एक शिक्षक हैं, एक समाचार कहते हैं पढ़ लो और फिर उसको अपने शब्दों में दोबारा लिखो।
तो मेरे भाई अब ये बताना है किस क्षमता का विकास है। ध्यान रखिए भाषा का अर्थपूर्ण और रचनात्मक प्रयोग है, विकल्प बी सही हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे आगे बढ़ते हैं और ये आपका अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन भाषा शिक्षण के रचनावादी दृष्टिकोण के सबसे अधिक अनुकूल है। तो वह है आपका पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट और सतत अवलोकन, विकल्प बी सही है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे विकल्प बी बिल्कुल सही है। रचनावाद में केवल एक दिन की परीक्षा से फैसला नहीं होता, यहाँ पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट और रोजमर्रा के अवलोकन से मूल्यांकन होता है। रचनावादी मूल्यांकन समग्रता पर बल देता है, ये ध्यान रखिए। जैसे कि उदाहरण है कि बच्चा केवल पेपर पर कैसा लिखता है यह न देखकर यह देखना कि वह क्लास में दोस्तों के साथ बातचीत कैसे करता है और काम कैसे पूरा करता है, ये ठीक है ना। यह रचनावादी मूल्यांकन समग्रता पर बल देता है, ये ध्यान रखना है। तो ये रहे आपके हिंदी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो अब आप कमेंट करके ये बताइए कि 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और ये भी कमेंट करके बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि ये सीरीज कंटिन्यू चले। आप ज़रूर अपना फीडबैक हमें दें, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद।